हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीआरएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएम के 1 का जो रीसेंट क्वेश्चन पेपर आया था, यानी लास्ट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से दो आपको करने थे, बट हम चारों को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, देन परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इन दोनों के बीच आपको डिफ्रेंशिएट करना है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। then third is product differentiation and market segmentation and fourth one is brand name and trademark। इन सभी का आपको differentiation बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड देन परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले आपको नाम से समझ आ रहा होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसको सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक कंपनी के ओनर है जहाँ पे पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब उस पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने में आपको उसके अंदर रॉ मटेरियल यानी जो भी उसमें लकड़ी या फिर जो ग्रेफाइट जिसमें हम लिखते हैं एज अ रॉ मटेरियल आपको वो यूज़ करना होता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसका रॉ मटेरियल ख़रीदने में, उसको प्रोसेस करके एक पेंसिल की शेप में लाने में और आपको उसे डिलीवर करने में, उसको स्टोरेज में, जो भी अल्टीमेटली जो भी आपको खर्च करना पड़ा है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो जब आप कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट यानी जितना आप पर यूनिट कमाना चाहते हैं उसके अंदर वो प्लस कर लेते हैं। सपोज़ आपकी पेंसिल को बनाने में आपके 6 रुपये लगते हैं, यानी 6 रुपीज़ एक पेंसिल की कॉस्ट आती है, और आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट आपको कमाना है। तो 6 + 4 हो जाता है 10। तो यही होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो उसमें से वन ऑफ दो स्ट्रैटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें कि आप कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इन दोनों को प्लस करके आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट डिसाइड करते हैं, टोटल प्राइस डिसाइड करते हैं। और फिर आता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग नाम से ही समझ आ रहा है, परसीव यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या एस्टिमेट करता है, क्या सोचता है, क्या परसेप्शन है उसके माइंड में। तो सपोज़ इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओला कैब्स होती हैं जब हम उन्हें बुक करते हैं तो माइक्रो, मिनी, सिडैन, प्राइम सिडैन, इन सब के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। जब आप उसमें कोई डेस्टिनेशन डालते हैं तो किलोमीटर्स, डेस्टिनेशन तो सेम होती है, बट आपके एज़ पर द कार्स आपके जो प्राइसेस हैं वो चेंज होते जाते हैं। प्रोडक्ट सेम है, डेस्टिनेशन सेम है, किलोमीटर सेम है, बट फिर भी प्राइसेस डिफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में ये परसेप्शन है कि जो सेडान है उसमें वो ज़्यादा स्पेशियस होती है, कंफर्टेबल होती है, यानी कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस करती है सेडान में, एज़ पर द जो माइक्रो एंड मिनी होती हैं यानी डिज़ायर वगैरह जो होती हैं उसके कंपैरिजन में उन्हें सेडान ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ऐसा परसेप्शन है उसके माइंड में कि जो सेडान है, प्राइम सेडान जो कार्स हैं वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस भी होती हैं, लग्जूरियस भी होती हैं। तो कंज्यूमर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग जब आप कंज्यूमर से प्राइस चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि ये ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेस्टिजियस है, कंज्यूमर इसके बारे में ऐसा सोचता है, तभी तो कंपनी इतना हाई चार्ज कर लेती हैं। तो एज़ पर द परसेप्शन, जब आप कंज्यूमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप उनसे चार्ज करते हैं, यानी कंपनी जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को कितना वैल्यूएबल और बेनिफिशियल समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब आप उनको चार्ज करते हैं, क्योंकि किलोमीटर एज़ पर द किलोमीटर आपका चार्ज वही आना है, बट स्टिल कंपनी ज़्यादा चार्ज करती है क्योंकि जो बायर है, जो बुक कर रहा है उस कार को, वो उसे ज़्यादा बेनिफिशियल समझता है। तो इसी को कहते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से परसीव कर रहा है, क्या परसेप्शन उसके माइंड में है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में जितना एक्सपेंस है प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, आप उन दोनों को प्लस करके देन प्राइस डिसाइड करेंगे। और परसीव वैल्यू प्राइसिंग में कंज्यूमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, कितना वैल्यूएबल समझ रहा है आपके प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज करेंगे। तो जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है उसमें जो कंज्यूमर, जो आपका कंपनी का ओनर है, वो प्रोडक्ट के फीचर्स पे ज़्यादा जो है एम्फसाइज होता है, फोकस उसका
प्रोडक्ट के फीचर्स पर होता है। पर जो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग है वहाँ पर कंज्यूमर उसके बेनिफिट्स पर, यानी प्रोडक्ट हमें कितना बेनिफिशियल लग रहा है, कंज्यूमर को कितना बेनिफिशियल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज होते हैं। तो ये है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। देन आता है आपका माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जैसे आपके ऊपर आपकी फैमिली का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ना, कहीं भी अगर वो आपको डांटते हैं तो कहीं भी आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है आगे काम करने की। तो इसी तरीके से कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ या फिर उनकी कंपनी के रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो फैक्टर्स जो है एज एन निमोनिक आप याद कर सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट का है कॉस्मिक एंड मैक्रो एनवायरनमेंट का है पेस्ट डीपी। इससे क्या है कि आपको ध्यान रहेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो कोई भी आप भूलें ना, इसके लिए एक निमोनिक है जिसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक में कस्टमर, यानी कंज्यूमर। आपको पता है कि मार्केट का जो किंग होता है वो होता है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा, उसका प्राइस उसे अफोर्डेबल नहीं लग रहा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, फीचर्स पसंद नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको अपनी मार्केटिंग कंसेप्ट्स को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना होगा। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को। जो कंज्यूमर एक फैक्टर है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, आपके प्रोडक्शन को, सब चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर किस तरीके के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। सपोज़ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा ध्यान कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन हाउस, आपका सेल्स हाउस सब कुछ सफ़र करेगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ध्यान ही नहीं है काम में। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। उसके बाद आता है सप्लायर। सप्लायर का मतलब है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं से इनपुट मंगा रहे हैं, या ना, यानी रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं। तो जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है, जो सप्लायर उसे सप्लाई कर रहा है वो कंटिन्यू सप्लाई करे, अदरवाइज़ जो आपकी डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील होगी अगर आपकी सप्लाई कंटिन्यू नहीं है। तो स्मूथ एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर दी स्मूथ एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जब आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी तो आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे ना मार्केट में। देन आता है आपके इंटरमीडियरीज़। जब आप मार्केट में न्यू उतरते हैं, आपकी कंपनी न्यू है मार्केट में, तो आपको बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसे धीरे धीरे ख़रीदना स्टार्ट करेगा, डरते डरते से ख़रीदेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स, उनको डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। तो जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से भी इम्पैक्ट होती है। अगर आपका प्रोडक्ट वाइड रेंज में पहुंचता है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना। बट इन केस आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ रहा है, तो आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। देन आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बिलो कर देता है, यानी आपके प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को सस्ता कर देता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करके या तो अपने प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी चेंज करनी होगी, उसमें फीचर्स कुछ एडिशनल करने होंगे जिससे कि कंज्यूमर आपको वो प्राइस पे करने के लिए रेडी हो। तो अल्टीमेटली अगर आपका कॉम्पिटिटर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करता है तो आपको भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करना होगा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं आपकी कंपनी के मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, आपकी कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। देन आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट को आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। इनका जो है आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाते हैं, बट इन द लॉन्ग रन आपकी कंपनी को चेंजेस करने पड़ते हैं।
ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो सकते, बट लॉन्ग रन में आपको अपनी कंपनी में इन फैक्टर्स की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब है कि जो भी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे लैंड है, एयर है, सॉइल है, जो भी चीज़ें आपको नेचुरल एनवायरनमेंट से प्रोवाइड होती हैं उनको आपको, क्योंकि वो लिमिटेड होती हैं, ओवरनाइट उनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उन्हें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा उन्हें, सपोज़ पेट्रोल है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज इन फ्यूचर देखनी होगी। तो इसलिए आपको इनका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देन आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मतलब है, सपोज़ इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर मॉनसून बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छे से आती है और आपकी जो खेती बाड़ी है, किसान का जो काम है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो आप हमारा जो GDP है वो सडनली बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। तो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग पावर भी इफ़ेक्ट होती है, कंपनी की परचेजिंग पावर भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हमारी परचेजिंग पावर इफ़ेक्टेड होती है तो हम उस प्रोडक्ट को कम क्वांटिटी में ख़रीदेंगे या फिर ख़रीदेंगे ही नहीं, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट्स को तो कोई नहीं ख़रीदना चाहता। अगर वो आपकी नेसेसिटी नहीं है तो आप महंगा प्रोडक्ट्स अवॉइड ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी परचेजिंग पावर है, कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो कंपनी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। देन आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। आप सभी को पता है कि सभी अपने कल्चर से, अपने जो भी आप बैकग्राउंड वाइज आप जहाँ से भी हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है इंडिया में कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत सारे मल्टी रीजनल लोग रहते हैं, तो बेसिकली ज़्यादा है ये रहता है कि जो ट्रेडिशनल वियर्स होते हैं वहाँ पर ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, वाइट एंड ऑल नहीं यूज़ किया जाता। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जब कंपनी, सपोज़ कोई बुटीक है या कोई भी ऐसी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी है, वो इस बात का ध्यान रखती है क्योंकि उन्हें पता है कि कल्चरल बैकग्राउंड यहाँ पर किस तरीके का है, उनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है कंज्यूमर की, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सोचती है। अगर कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अपना प्रोडक्शन कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग नहीं करेगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्हें सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड भी आपका इफेक्ट करता है। देन आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सपोज़ आपने देखा होगा कि पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, फिर अब स्मार्टफोन्स आ गए, बट जो अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेगी और आज भी कीपैड वाले फ़ोन्स ही चलाती रहेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, फिर वो सफ़र करेगी और कहीं भी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो आपको टेक्नोलॉजिकली भी अपडेटेड होना ज़रूरी है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना ज़रूरी है। देन आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक से मतलब है कि आपकी जो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, उसका साइज़ कितना है, वहाँ पे किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आते हैं। सपोज़ कोई भी वहाँ आपकी कंट्री में या फिर किसी भी स्पेसिफिक सिटी में ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो वहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होगी जो सेमी कुक्ड फूड्स होते हैं या फिर आपके काम को जो बहुत जल्दी ईजी बना देते हैं, मोपिंग वगैरह का जो आता है। तो जो भी आपके काम को कम टाइम में कर देंगे और आपके काम को बहुत इजी कर देंगे, उस तरीके के प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो भी रोल है अपने घर में या ऑफिस में, वो जो है आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अगर कंज्यूमर आउटगोइंग है, जॉब करता है, तो वो उसी तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा और उसी अकॉर्डिंग कंपनी को भी उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उसी अकॉर्डिंग बनानी होगी। देन आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, अब GST आ गया है। तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं था, कंपनीज़ ने धीरे धीरे करके GST में एनरोल किया, धीरे धीरे सब कुछ हुआ, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनीज़ के ऊपर इफेक्ट आया क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल लाया। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि जब आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और उनके रूल्स चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अपने मार्केटिंग डिसीजंस भी चेंज करने होते हैं। देन आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से, अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से किसी भी टर्म्स में, चाहे फीचर्स वाइज, चाहे कलर वाइज, पैकेजिंग वाइज, आप उसे डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वही होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफ़र करते हैं। देन आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि जब आप बहुत बड़े मार्केटिंग एरिया को, जिसमें बहुत हेट्रोजीनियस टाइप के लोग रहते हैं, यानी हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग किस्म के, यानी अलग अलग टाइप के कंज्यूमर है, सबके अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस हैं, तो उसमें आप पर्टिकुलरली एक सेक्शन, एक सेगमेंट डिवाइड कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें लगभग सभी कंज्यूमर्स की जो नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, वांट्स, डिमांड सब लगभग एक ही काइंड की होती है, होमोजीनियस टाइप होती है, यानी लगभग सबकी एक ही तरीके की डिमांड होती है। एक ग्रुप ऐसा बना लेते हैं, देन उसको आप टारगेट करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अपने मार्केटिंग एफर्ट्स उस सेगमेंट पर लगाते हैं। तो वही होता है मार्केट सेगमेंटेशन, जब आप प्रॉपर मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करके प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स लगाते हैं, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को ही हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं डेप्थ में, यानी आप मार्केट में डेप्थ में घुसते चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने फीचर, अपने प्रोडक्ट में रोज़ नए नए चेंजेस लाते हैं, फीचर्स में, उसकी क्वालिटी में, उसकी पैकेजिंग में, कलर में, डिज़ाइन में, रोज़ कहीं ना कहीं आप डेप्थ में उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इनोवेटिव करते जाते हैं। देन आता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन। ये आप मार्केट को ब्रेड्थ में सिक्योर करता है, यानी आज आपने एक सेगमेंट पे ध्यान दिया, कल आप दूसरे सेगमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप फैलते जा रहे हैं, यानी आप मार्केट का ब्रॉड एरिया कवर करते जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं मार्केट को ब्रेड्थ में, यानी कि मार्केट की ब्रेड्थ को सिक्योर करना। आप आज आपने एक सेगमेंट को सिक्योर कर लिया, एक सेगमेंट में आपकी पकड़ बन गई, कल आपने दूसरा सेगमेंट सिक्योर कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप फैलते जा रहे हैं ना। तो यही होता है टू सिक्योर ब्रेड्थ इन मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक केक होता है ना, हैप्पी बर्थडे का केक जो होता है, तो उसकी जो क्रीम है वो लेना, उसका मतलब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और एक पीस को कट करके जैसे आप देते हैं, तो उसको कहते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, बाकी मैंने आपको इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। देन लास्ट है आपका ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है, बट थोड़ा सा ही इसमें स्लाइड चेंज है। क्या होता है कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज़ आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने मार्केटिंग में उसको, मार्केट में उसे सेल करना स्टार्ट किया, तो आप जिस भी नाम से उसको सेल कर रहे हैं, दैट इज़ योर ब्रांड नेम। आप उसको रजिस्टर करा लीजिए, वो तो फिर वो आपका ब्रांड नेम बन जाएगा। बट ब्रांड नेम भी बन जाएगा एंड ट्रेडमार्क भी बन जाएगा, यानी जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है तब तक तो वो सिर्फ एक ब्रांड नेम है, बट जिस दिन आपने उसको लीगली उसको रजिस्टर्ड करा लिया है, उस दिन से वो एक ट्रेडमार्क बन जाएगा। ब्रांड नेम से आप ये समझ सकते हैं, ब्रांड नेम, सपोज़ आप किसी भी, नाइक है सपोज़, एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जैसे नाइक के शूज़ आते हैं, तो नाइक एज अ ब्रांड नेम आपको पता है कि इस तरीके की नाइक के शूज़ किस तरीके के होते हैं, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, तो आप लोगों को ये पता है, आपको ब्रांड नेम से प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ आती है। बट जब आप लीगलाइज्ड, यानी कि जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं। हमें नाइक तो पता है, बट नाइक का जो लीगलाइज्ड नेम है, लीगलाइज्ड वर्जन है, ट्रेडमार्क है, वो नहीं पता। वो है नाइक स्विश, यानी स्वूश। यानी जब भी कोई नाइक कोई भी लीगलाइज्ड टर्म्स में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, तो वो वहाँ पे अपने लीगलाइज्ड ट्रेडमार्क को यूज़ करेगा। ब्रांड नेम एक मार्केटिंग कंसेप्ट है, क्योंकि आप जब मार्केटिंग करते हैं तो आपके ब्रांड नेम से ही होती है। बट जो ट्रेडमार्क है, जब भी आप कोई लीगल काम करने जाएंगे, कंपनी का जो भी लीगल काम होगा वो ट्रेडमार्क के थ्रू होगा। आप ट्रेडमार्क को किसी भी, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी साउंड, कोई भी वर्ड, फ्रेज, अल्फ़ाबेट, कुछ भी, किसी भी तरीके का आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। बट जो ब्रांड नेम होगा वो या तो कोई वर्ड होगा, अदरवाइज़ कोई स्लोगन होगा, या फिर कोई फ्रेज़ ही हो सकता है। कोई डिज़ाइन आपका ब्रांड नेम नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी ब्रांड नेम है उसका डिफरेंस यही है, जितने भी ब्रांड्स हैं ज़रूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड ही हों, तो सारे ब्रांड्स ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। बट जो भी ट्रेडमार्क्स हैं
वो ब्रांड्स ज़रूर होंगे, क्योंकि पहले आप एक ब्रांड बनते हैं, देन उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके आपका ट्रेडमार्क बनता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।